नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज 9 जून 2024 एक ऐतिहासिक दिन भारत के लोकतंत्र के हिसाब से, और इस ऐतिहासिक दिन में आज अभी से ठीक 15 मिनट बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो दूसरी तरफ 69 मंत्री भी शपथ लेंगे। और ये मिलीजुली सरकार है। ये सरकार वो नहीं है जिसे 2014 में आपने देखा और जो सरकार 2019 में थी। ये सरकार 2014 और 2019 से अलग है, और यहीं से कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो हैं वो थोड़ा सा दबते हुए, पिछड़ते हुए नजर आते हैं। 240 सीटें आई नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को, और बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम, 32 सीट्स कम। और उसके बाद 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ देते हुए नजर आए इस एनडीए की सरकार में। पहले से एनडीए में शामिल थे वो, चुनाव से पहले ये गठबंधन बना था। और उसके बाद दूसरा जो था वो था जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, जिनके पास 12 सीटें थी। आप याद कीजिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार पहुंचने वाली थी, उससे पहले पलटी मार गए थे नीतीश कुमार। ये ओम बिरला को आप देख रहे हैं, ये तमाम लाइव टेलीकास्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे राष्ट्रपति भवन से। तो जो ये पूरा का पूरा आंकड़ा है वो धीरे धीरे 295 तक पहुंचता है, 291 से 295 तक पहुंचता है। लेकिन क्या ये आंकड़े कम होंगे? क्या ये सरकार, एनडीए की सरकार 5 साल चलेगी? एक बड़ा सवाल है, बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। और इन सब के बीच पहले उस क्वेश्चन मार्क की तरफ हम बढ़ेंगे। आप ये जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये विजुअल्स अभी आप लगातार देखते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, देश के सीजेआई पहुंच चुके हैं, अलग अलग देशों के डिग्नेटरीज जो हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के पहुंच चुके हैं। और उसमें पाकिस्तान को छोड़कर मॉरिशस है, सेशल्स है, चाहे वो भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इन तमाम देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और इनके साथ साथ दूसरी तरफ अपने देश में जितने भी नेता और खासकर जो टॉप लीडर्स हैं, नौकरशाह हैं, वो सब यहां पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी से थोड़ी देर पहले बाइट दी है। उन्होंने कहा है कि मैं इस समारोह में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मुझे बुलाया गया है, मैं जा रहा हूं। और इसलिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है अभी से थोड़ी देर पहले, यहां जाने से पहले, राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले क्या कुछ कहा है वो सुनेंगे हम। जैसे ही हमारी टीम उस बाइट को लेकर आती है आप तक हम पहुंचाएंगे। और इधर ये विजुअल्स हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन इस विजुअल्स के बाद बहुत ही प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण जो खबर होगी वो ये होगी कि आखिर ये एनडीए की सरकार कितने दिन की सरकार होगी, कितने दिन की एनडीए सरकार, ये हम भी लिख भी रहे हैं। और ये कितने दिन की सरकार रहने वाली है ये हम जानेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा रिकैप और करना चाहता हूं। जो लोकसभा 18वीं लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, इस लोकसभा चुनाव में पहले सुन लेते हैं पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर आगे बढ़ते। सुनिए। तो इस समारोह में इसलिए जा रहे हैं कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा रहने के वजह से ये मेरा कर्तव्य है और दायित्व है कि स्टैट्यूटरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसके तहत हम उसको रिस्पेक्ट देके जाना है। इस हिसाब से मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ। सर, कई पार्टियां नहीं जा रही हैं। उनका कहना है कि उनको इनवाइट नहीं किया गया है, उसमें क्या कहेंगे? देखो इस सरकार का बिहेवियर क्या है सबको मालूम है। पहले से ही वो अपोजिशन को ह्यूमिलेट करते आए हैं। लेकिन मैं राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहने के नाते मुझे ये ड्यूटी करना पड़ता है, इसीलिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूं। मोदी जी को शुभकामनाएं देंगे, आज शपथ ले रहे हैं, तीसरी बार शुभकामना देंगे। मिले तो देखेंगे। ठीक।
तो संवैधानिक पद पे हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इसलिए ये ड्यूटी निभानी है, ये जा रहे हैं यहाँ पे, ये बता रहे हैं सीधा सीधा राष्ट्रपति भवन में ये भीड़ आप देख रहे हैं लगी हुई है। और यहाँ पर अभी से ठीक 10 मिनट बाद 12 मिनट बाद यहाँ ओथ सेरेमनी है। ये बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं, तमाम नेता जो चुनकर आए हैं वो सब आप उन सबको आप देखेंगे, और चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे इधर पॉलिटिशियंस हो, हर जगह अक्षय कुमार से लेकर शाहरुख खान तक सब पहुंचे हुए हैं। और आज कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रफुल्ल पटेल ने नाराजगी जाहिर की। प्रफुल्ल पटेल ने साफ साफ कहा कि चूंकि मुझे पहले मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, लेकिन मुझे बुलाया गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देने के लिए कहा गया, और जिसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं नाराज हूं। थोड़ी देर पहले प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा ये सुनेंगे आप। देखिए ये तमाम नेता, अभी आप गडकरी को देख रहे थे, देखिए ये सारे नेता जिनको जिनको ओथ लेना है, ये इस लाइन में जीतन राम मांझी दिखाई दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे हैं, आपको पीयूष गोयल दिखाई दे रहे हैं, सारे नेता दिखाई दे रहे हैं। ये सब मंत्रिमंडल में शामिल नेता हैं। जो संभावित मंत्रिमंडल है उसमें अभी जो ओथ सेरेमनी होगा ये है, अभी नरेंद्र मोदी का इंतजार है सभी को, और वो जब आते हैं तब हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा था और कैसे यहां से एक दूसरी तस्वीर खींचती है वो हम आप तक लेके आएंगे। जो अभी का घटनाक्रम है वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, नरेंद्र मोदी ओथ लेने जा रहे हैं ये आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये आगे कहां तक बढ़ती है, ये सरकार कब तक चलेगी, एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ साथी, उन सबके बीच हम आपको लेकर चलेंगे और वो आप तक पहुंचाएंगे, वो आपको बताएंगे कि कब तक ये सरकार चलेगी। लेकिन प्रफुल्ल पटेल वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि यह सरकार 6 महीने से 1 साल तक चलेगी। पहले संजय सिंह को सुन लेते हैं, फिर प्रफुल्ल पटेल को भी सुनेंगे। 6 महीने से 1 साल तक चलेगी यह सरकार। संजय सिंह कह रहे हैं कल आपने देखा था ममता बनर्जी ने कल क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों हमारे काफी नजदीकी दोस्त हैं, भाई हैं, और चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, लेकिन ये अभी वहां हैं मगर ये बहुत ही जल्दी इस खेमे में आ जाएंगे, ये कहना था ममता बनर्जी का। आप देखिए राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह, फिर नितिन गडकरी, तीनों बैठे हुए एक लाइन में। राजनाथ सिंह के पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं लल्लन सिंह दिखाई दे रहे हैं, और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे आके बैठ गए हैं। ये सब दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। तमाम तस्वीरें हम सीधे राष्ट्रपति भवन की लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किरण रिजिजू भी दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की तमाम तस्वीरें आप तक। लेकिन पहले संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, क्या कुछ कह रहे थे आज दिन में, इस सरकार की भविष्यवाणी कर रहे थे। जेपी नड्डा और इधर शिवराज सिंह चौहान भी दिखाई दे रहे हैं। सुनिए जरा, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह। ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज तीसरी बार सरकार बनने जा रही है एनडीए की, किस तरह से शुभकामनाएं दे रहे हैं? तो थोड़ा देखिए, ऐसे समय में ये सरकार बनने जा रही है जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पूरी तरह से देश के सामने बेनकाब हो गया है। पहले मुसलमानों को गाली देते थे, फिर सिखों को गाली दी, फिर ईसाइयों को दी, फिर जाटों को दी, किसानों को दी, पहलवानों को दी, अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं। बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि अयोध्या से एक सामान्य सीट से एक दलित व्यक्ति देश का सांसद कैसे बन गया, अयोध्या का सांसद कैसे बन गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और उनकी पार्टी से कहना चाहता हूं, अपने पार्टी के विचार बदलिए, अपने पार्टी की जो नफरत की विचारधारा है, खास तौर से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, उसको बदलिए। सरकार जो बनने जा रही है ये 6 महीने से लेकर साल भर तक इसकी आयु है, इससे ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। एनडीए की एक सरकार 13 दिन चली, एक 13 महीने चली, और ये मौजूदा सरकार जो है, ये अटल जी जैसा व्यक्तित्व भी नहीं है मोदी जी का। तो मैं समझता हूँ कि ये 1 साल के अंदर ही, 6 महीने से 1 साल के अंदर ही ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि जो अपेक्षाएं इनके घटक दलों ने इनसे पाल रखी है ये वैसा कुछ करने वाले नहीं है, और इनका जो रवैया है पार्टियों के तोड़ फोड़ का, उससे ये बाज नहीं आएंगे, ये राजनीतिक दलों को तोड़ेंगे। और इसलिए मैं
टीडीपी और जेडीयू से कहना चाहता हूं कि स्पीकर अपना बना लेना, वरना आपकी पार्टी के कितने सांसद टूट के इनके साथ मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, जिसके लिए अमित शाह और मोदी जी जाने जाते हैं। तो इन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी, संजय सिंह ने भविष्यवाणी कर दी कि 6 महीने से 1 साल की सरकार है ये, और टूट के कब कहां चली जाएगी इनके लोग, और खासकर टीडीपी के लोगों को कि स्पीकर अपना बना लेना, वरना आपके लोग भी कहां टूट के जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। नरेंद्र मोदी की बात। और दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल, आज अजित पवार गुट जो है एनसीपी का, वहां वो नाराज नजर आया, और क्या यहीं से एक ग्रहण की शुरुआत हो गई है? जरा सुनते हैं प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल के साथ में हुआ यह कि वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आप याद कीजिए कि प्रफुल्ल पटेल जब यूपीए की सरकार थी तब विमानन मंत्री थे, और यूपीए की सरकार के बाद जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसमें भी, और उसके बाद उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, और ईडी ने अभी 180 करोड़ की जो उनकी संपत्ति जब्त की थी उसको भी छोड़ दिया है, उनको उनके हवाले कर दिया है, सब कुछ हो गया। आज जब उनको ऑफर मिला कि आप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनिए, तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और नाराजगी जताई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। इस बीच आप देख लीजिए, दोनों बैसाखी एक साथ नजर आ रहे हैं। एक तरफ टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू थे, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे, और ये उत्तर प्रदेश माफी चाहूंगा नीतीश कुमार बैठे हुए थे, और इधर ये सारी तस्वीरें आप तक पहुंचती रहेंगी। पहले प्रफुल्ल पटेल को सुनते हैं, देखते हैं। हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं, और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है, और हमको ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की आप राह देखिए, हम इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज के आज हमारे लिए भी ये संभव इसलिए नहीं है कि और पार्टीज के लिए भी हमने जो बात की है, निकष लगाए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में शिवसेना जो है, जिनके साथ एमपी चुनकर आए हैं, उनके साथ भी जो हम लोगों ने निकष लगाए, उसके हिसाब से आप प्लीज आज के आज इसको इंसिस्ट मत करिए, और कोई हमारे पक्ष में मतभेद नहीं। तो ये सुन रहे थे आप प्रफुल्ल पटेल, जो कह रहे हैं कि पहले मैं केंद्र सरकार में मंत्री रह चुका हूं, कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, और कैसे स्वीकार करूंगा मैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद, इसलिए मैंने माफी के साथ में मना कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये बवाल मच गया, आज दिन भर ये बवाल मचा रहा, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो भी डिपेंड करती है अजित पवार के ऊपर, वो डिपेंड करती है शिंदे गुट शिवसेना के ऊपर, और साथ में है बीजेपी। तो क्या यहां से एक दूसरी तस्वीर दिखाई देती है? इन तस्वीरों के साथ साथ आज यहां पर एक खुशी का माहौल बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जरूर है, लेकिन क्या यह गम में तब्दील होने जा रहा है? यह माहौल जो है यह क्या कुछ बताता है? टीडीपी के नेता एन चंद्रबाबू नायडू को अभी आपने देखा, चंद्रबाबू नायडू जो हैं उनके नाम से पहले भी एन लगा हुआ है, और उधर नीतीश कुमार के नाम से पहले भी एन है। ये एन फैक्टर, क्या नरेंद्र मोदी वहां भी उनके नाम से पहले भी एन लगा हुआ है। इन तीनों के बीच, ये 3 एन के बीच क्या रिश्ता जो है वो बरकरार रहेगा, या रिश्ता बहुत जल्दी टूट जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच हम जाएंगे, इस पे खूब चर्चा करेंगे आज। कितने दिन की एनडीए सरकार, क्योंकि एनडीए में भी एन है। ये देखिए आप, चाहे वो एनडीए हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे एन चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इन सब के क्या ये सब मिलकर जो ये नई सरकार, न्यू गवर्नमेंट, उसमें भी एन है, ये न्यू गवर्नमेंट को बचा पाएगी, चला पाएंगे? ये सब एक बड़ा
सवाल। इस बीच ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी का काफिला आ रहा है, उनकी तस्वीरें हैं। ये सब कुछ आप देखते रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा है कि हम इस समारोह में जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं एलओपी हूं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, और मेरी एक जवाबदेही बनती है कि मैं यहां जाऊं, इसलिए जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी अब पहुंच रहे हैं इस समारोह स्थल पे, और अभी से ठीक 2 मिनट बाद 7:15 पर ओथ सेरेमनी है, ओथ है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर राष्ट्रपति भवन की। इन तस्वीरों के अलावा आज चर्चा, इन तस्वीरों के साथ साथ चर्चा तो जरूर होगी, और शत्रुघ्न सिन्हा इस पर कुछ कह रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार 3 बार टेक ऑफ ले रहे हैं, लेकिन ये तीसरी बार बार प्रचार के माध्यम से कहा जा रहा है तीसरी बार ले रहे हैं। इसके पहले भारत के फादर फिगर, हम बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 3 बार शपथ ले चुके हैं। पहली बार जब 13 दिन की थी, दूसरी बार जब 13 महीने की थी, और उसके बाद जब 5 साल की सरकार थी उनकी, तो ले चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है ये सरकार कितने दिन चलेगी? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार को बहुत कदम फूंक के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार मोदी सरकार नहीं है, ये सरकार बीजेपी की सरकार भी नहीं है। क्या नीतीश कुमार, ये सरकार जो है एनडीए की सरकार है, और 2 बहुत मजबूती के साथ कोशिश की है इन्होंने, लेकिन 2 बैसाखियों के साथ, यानी ये टर्म्स एंड कंडीशंस की सरकार है। ये खिंचाव, पुल एंड प्रेशर की सरकार होगी, कि जब तक पुल एंड प्रेशर को झेल पाएंगे या कैसे झेल पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, जैसे मुस्लिम रिजर्वेशन का बिल है, बहुत सारे, जैसे अभी अग्निवीर की योजना है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो अभी जो मैंने शुरू में शुभकामना दी है, चूंकि आज शपथ की घड़ी है और हम सबको शुभकामना देते, सब अपने मित्र ही हैं, विरोधी हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है, सब अपने ही हैं। और इनको, मोदी जी को तो मैं मित्र ही मानता हूं, दोस्त ही मानता हूं, लेकिन ये जरूर है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। कब तक चलेगा इसको भी देखना है, कैसे चलाएंगे वो भी देखना है इस पुल और प्रेशर में। बस सब ये सब आज शुरुआत है, आज शुभ घड़ी है, हम और कुछ नहीं कहते। लेकिन ये भी सही है कि ना टीएमसी को इन्होंने इनवाइट किया, खैर इनवाइट करते तो भी टीएमसी नहीं जाती हमारी पार्टी, ममता जी ने कहा। उसी तरह से इन्होंने इंडिया ब्लॉक को भी नहीं इनवाइट किया है। अभी सुना है कि सिर्फ उन्होंने खड़गे साहब को, हाँ, तो ये क्या मतलब है, पिक एंड चूज, सिलेक्टिव बेसिस पे इस तरह से नहीं होता है। और अभी जो देख रहा हूँ शपथ ग्रहण समारोह, वो शपथ ग्रहण समारोह कम दिख रहा है, और मेला दिख रहा है, बाजार दिख रहा है, कम वन कम ऑल, जिसको जो रास्ते से गुजर रहा है लगता है उसको बुला लिया गया, आ जाओ किसी सीट पर बैठ जाओ। अजीत पवार, तो शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे, देख रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं सब तो हमारे दोस्त ही हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि यह ना मोदी सरकार है, ना ही बीजेपी सरकार है, दरअसल ये एनडीए सरकार है। और एनडीए सरकार कितने दिन चलेगी ये देखना होगा, बहुत कठिन है, डगर पनघट की ये कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यहां कह रहे थे, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे मुस्लिम लीग का मामला हो, इन सब मसलों पर कैसे आगे बढ़ेंगे नरेंद्र मोदी, ये सब कुछ देखना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे थे ये, क्योंकि टीएमसी के नेता भी हैं, टीएमसी से सांसद आसनसोल से दोबारा चुन के आए हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि न इन्होंने टीएमसी को बुलाया, न इन्होंने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बुलाया, हां सिर्फ और सिर्फ खड़गे साहब को बुलाया है। और खड़गे साहब को इसलिए बुलाया क्योंकि खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में सांसद और एलओपी हैं। अभी देखिए, पहली कुर्सी पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए हैं राजनाथ सिंह, तीसरी कुर्सी पर बैठे हुए हैं अमित शाह, चौथी कुर्सी पर बैठे हुए हैं यहां पर माफी चाहूंगा, गडकरी, नितिन गडकरी। और इस बीच देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा में सभापति आ गए हैं, ये देखिए आ गए हैं जगदीप धनखड़ साहब, अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ साहब, उनका एक अलग अंदाज है, उस अंदाज से ये दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब चूंकि उपराष्ट्रपति आ चुके हैं, तो अब बस राष्ट्रपति के आने का इंतजार है। और इसके बाद ओथ सेरेमनी, वो हम आप तक दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे हमारे। और 7:15 का समय था, 7:17 हो चुका है, और ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
है ये दिखाई दे रहा है। क्या ये जो नरेंद्र मोदी वो ज्योतिषियों से पूछ-पाछ करके जो ओथ लिया करते हैं, क्या आज उसमें भी गड़बड़ी हो गई है? ये मिलीजुली सरकार कब तक चलती है, कैसे चलती है, इस पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी और ये जैसे जैसे आगे ये सेरेमनी, ये कार्यक्रम बढ़ेगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं और इसी सवाल के साथ कि कितने दिन आखिर चलेगी एनडीए की सरकार। और भविष्यवाणी नहीं लेकिन एक विश्लेषण जरूर, उस विश्लेषण के जरिए हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर कितने दिन चलेगी ये एनडीए की सरकार। और यहां लगातार चलिए जरा लेते हैं, हाँ हमारे साथ वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा उतना मुस्कुराता हुआ नहीं लेकिन थोड़ा परेशान जरूर नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक चेहरे पर एक अभी तक जो एक गर्व, एक कहे तो अभिमान नजर आता था, वो यहां अभिमान नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर एक डर, एक भय दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। ये साफ अभी आप देख पा रहे होंगे। तो ये चलता रहेगा और इन सब के बीच ये देश की गाड़ी ये कैसे आगे बढ़ती है ये देखेंगे। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। उधर राष्ट्रपति भवन में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इधर हमारा विश्लेषण भी आप तक चलता रहेगा। और देखिए यहां नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह दोनों आपस में थोड़ा मुस्कुराते, कैमरा फ्रेंडली बनने की कोशिश में नरेंद्र मोदी, लेकिन चेहरे का हाव भाव बता रहा है कि यहां कुछ ना कुछ एक परेशानी है और वो परेशानी दूसरे कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके चेहरे को भी आपने देख लिया। ये सब इन सब का विश्लेषण जरूरी है, सब करेंगे हम विश्लेषण। खट्टर साहब को भी आप अजीत पवार को, शिंदे को, सबको आप देख रहे हैं यहाँ पे। सब हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा जमावड़ा यहाँ पे है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी और 69 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे अलग अलग राज्यों और उसके साथ अलग अलग जो पार्टी हैं, जो इनके घटक दल हैं एनडीए के, उनके लोगों को कितने, कहां से, किस पार्टी से कितने का कोटा क्या मिला है, ये सब कुछ अभी से थोड़ी देर में आपके सामने होगा। लेकिन साथ साथ ये देखिए, ये जो रो है जिसमें सब बैठे हुए हैं, ये जो मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे वो हैं। पहले नंबर पर प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी का नाम है, वो रहेंगे। उसके बाद देश के रक्षा मंत्री के रूप में ही दोबारा हम देखेंगे कि राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, वही लेंगे। तीसरे नंबर पर अमित शाह हैं जो गृह मंत्री हैं, वो रहेंगे। चौथे नंबर पर नितिन गडकरी को हम देख रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति महोदया आ रही हैं, इसलिए सब खड़े हो गए। ये तस्वीरें हम एक छोटे से बॉक्स में ला सकते हैं तो ले आइए और हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के बीच भी हम चलेंगे और वो भी देखेंगे। इधर राष्ट्रपति आ रही हैं, द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंच रही हैं और ये तस्वीरें हम आप तक लाइव राष्ट्रपति भवन में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में एक ये ओथ सेरेमनी नरेंद्र मोदी और उनकी इस सरकार, और ये कहें तो ये उनकी सरकार नहीं बल्कि ये एनडीए की सरकार, जैसे अभी कह रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, कह रहे थे कि न ही ये मोदी की सरकार है न ही ये बीजेपी की सरकार है। ये सरकार जो है दरअसल एनडीए की सरकार है और एनडीए के घटक दल जब तक चाहेंगे तब तक ये सरकार रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है। राष्ट्रपति आ चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू अभी ओथ दिलवाएंगी। आप अभी से 2 दिन पहले आपने देखा कि राष्ट्रपति महोदया ने दही और चीनी खिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया था और बंगाली में, बिहारी में, ओडिशा में, इन सब में दही चीनी शुभ होने के लिए खिलाया जाता है। दही और चीनी खिला करके आपकी यात्रा और आपका आने वाला जो सफर है वो शुभ हो, इसके लिए खिलाया जाता है। लेकिन यहां पर भी एक सवाल उठा कि आखिर राष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति हैं और सर्वोच्च पद पे हैं, लेकिन क्या एक सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ इंसान होने वाले प्रधानमंत्री को दही और चीनी खिला सकता है? खिलाना चाहिए, खिला तो सकते कुछ भी आप, लेकिन क्या खिलाना चाहिए? यहां आपके पद का अपमान नहीं होता है क्या?
आप कहीं इस पद की गरिमा को आप नीचे नहीं गिरा रही हैं क्या? ये सवाल उठा, वही हम आप तक रख रहे हैं। सोचिएगा जरा, इस पे आप लोग विचार कीजिएगा, ये जरूरी है। राष्ट्रपति अब बैठ गई हैं और अब एक एक करके बुलावा होगा और सब अपने अपने ढंग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहां आप देखिए लाइटिंग की व्यवस्था वो सब हो चुकी है और अब ये अनुमति राष्ट्रपति के एक जो चलता है कि आपकी अनुमति से अब क्या हम सरकार बनाने के लिए ओथ सेरेमनी के लिए बुलाएं और इसके बाद अब बुलाया जाएगा, एक एक करके सब आएंगे। नरेंद्र मोदी के ओथ सेरेमनी को जरा देख लिया जाए और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ फिर तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के विचारों को भी सुनेंगे। और अगर मैं कहूँगा कि ये आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, मैं कहूँगा कि अगर आप एक विंडो में ले आएँ और वहाँ पे और साथ साथ हमारे तमाम साथी को भी स्क्रीन पे लाएं तो बेहतर होगा। पहले नरेंद्र मोदी को सुन लेते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सुन रहे थे, देख रहे थे आप, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली है प्रधानमंत्री पद की और यहां से अब धीरे धीरे अलग अलग जो दूसरे जो मंत्री परिषद के जो दूसरे नेता हैं वो शपथ लेंगे और नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली। संविधान और विधि के हिसाब से जो कुछ होगा वही करेंगे, संविधान की शपथ। लेकिन एक महत्वपूर्ण यहां पर कि यहां से आगे क्या कुछ होगा। अब राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, वो आएंगे, फिर इनके बाद अमित शाह बैठे हुए हैं, वो आएंगे। देखिए राजनाथ सिंह आ रहे हैं, ये तस्वीरें चलती रहेंगी। अब जरा हम आगे बढ़ें और हमारे तमाम साथियों के बीच लेके आइए। ये तस्वीरें चलती रहेंगी और तस्वीरों के जरिए हम सब कुछ देखते रहेंगे। और जल्दी से एक छोटा सा कमेंट लेना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे। क्या ये नरेंद्र मोदी, उनका हाव भाव, चेहरा आपने 2014 भी देखा, 2019 भी देखा, 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में शपथ लेते हुए क्या कुछ आप देख पा रहे थे? क्या बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो क्या कुछ देखा आपने?
बॉडी लैंग्वेज तो नरेंद्र मोदी की कह रही है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसका वाजिब कारण है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी छाती पीट करके पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी है। चुनाव में जब वो गए थे उस समय भी अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार की बात कर रहे थे, लेकिन जनता ने उनको खारिज कर दिया, विपक्ष ने उनको धूल चटा दी। जो भी अब उनके साथ था, पूरी मशीनरी काम कर रही थी, गोदी मीडिया, ईडी, चुनाव आयोग, उस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी को एनडीए के साथ मिला करके सत्ता हासिल हुई। लेकिन ये बैसाखी पर सरकार है। मैं तो कहता हूं कि वो विक्रम बेताल वाली कथा है, कभी बेतलवा डाल पर कभी वो पीठ पर। और यहां एक नहीं दो हैं, एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो जो आपने कहा ना ये डबल एन वाला जो खेल है, और आप जब ये कह रहे थे कि ये कितने दिन चलेगी, तो मुझे शोले फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा था, इसमें गब्बर सिंह कहता है ना कि नाच बसंती नाच, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। जी। तो ये सरकार कब तक चलेगी, कब तक सांस चलेगी उसकी? जो अभी देखिए अजीत पवार क्या है, अजीत पवार की हैसियत क्या है, प्रफुल्ल पटेल की हैसियत क्या है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि साहब ये स्वीकार नहीं है हमको, कैबिनेट के नीचे नहीं। मैं तो उसको एक कहानी के रूप में कहता हूं कि यहां तो दो का ही मसला अगर हम ले लें तो ऐसे है जैसे सामंती दौर में जब राजा बुढ़ाता था और दो नबूढ़ा रानियों से शादी कर लेता था तो फरमाइशें कैसे पूरी कर पाएगा। अभी चंद्रबाबू नायडू को चाहिए स्पीकर का पद, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का पद, इधर रेल मंत्रालय चाहिए, तो दो नबूढ़ा रानियां हैं और बहुत सारी तो पुरानी पटरानियां हैं, रानियां हैं। कैसे संभालेंगे नरेंद्र मोदी? तो जब चारों तरफ से खींचा जाएगा, वो आशंका नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है कि लोग कह रहे हैं कि राज्य मंत्री नहीं चाहिए, हमको तो कैबिनेट मंत्री चाहिए। जिस तरह से पूरे 10 साल तक शासन सत्ता चलाई है नरेंद्र मोदी ने, आज आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह पहले शपथ ले रहे हैं जी अमित शाह के। क्या ये स्थिति होती अगर ये मोदी सरकार होती तो? नितिन गडकरी क्या इस मंत्रालय में होते अगर मोदी सरकार होती तो? राजनाथ सिंह भी मार्गदर्शक मंडल में होते, और नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, ये सब एनडीए, एक भी ख्याल नहीं आता मोदी जी को। तो दरअसल जनता ने इनके अहंकार को तोड़ा है, लेकिन वो जो पूरा तंत्र था उस तंत्र को नहीं भेद पाया। अब लेकिन जिस तरह का मैंडेट मिला है जी, उसमें रोज नरेंद्र मोदी को आईने के सामने खड़े होकर के देखना पड़ेगा कि वही मैं हूं या रोज टांग खिंचाई होगी। तो ये कितने दिन चलेगी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। कब तक आप फरमाइशें पूरे करेंगे? और अभी तो मंत्रालय जब बटेंगे तभी समझ में आएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच आपने देखा राजनाथ सिंह ने भी ओथ ले लिया है, शपथ ले ली है, और उनके बाद अमित शाह ने भी शपथ ले ली। तीसरे नंबर पे अमित शाह, चौथे नंबर पर नितिन गडकरी शपथ ले रहे हैं। इस वक्त चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, बाकी मंत्रियों की शपथ ले रहे हैं। इसमें देखिए नितिन गडकरी भी अभी शपथ ले रहे हैं। नितिन गडकरी से पहले अमित शाह और उनसे पहले राजनाथ सिंह ने शपथ ली। अब आगे देखेंगे, यह क्रमवार इसी क्रम से समझ में आएगा कि आगे आगे चल क्या रहा है, लेकिन सब बैठे उसी हिसाब से हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि जिस क्रम में शपथ ले रहे हैं उसी क्रम में यहां सबको बैठाया गया है। सीसीएस की हम बात कर रहे थे और कि उसमें कौन कौन होंगे, और साफ दिखाई दे रहा है प्रशांत टंडन जी जैसी हम लोग सुबह बात कर रहे थे, दिन में बात कर रहे थे, उसी क्रम में बीजेपी ने सीसीएस को अपने पास रखा है। और उसमें चाहे होम हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे उसमें फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे उसमें डिफेंस हो, ये चारों के चारों यहां दिखाई देते हैं। प्रशांत जी।
जो दिखाई दे रहा है राजीव जी कि नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण से पहले शपथ ली है। क्या ये कोई मतलब समझ में आता है? तो मुझे लगता है यही समझना चाह रहा हूं प्रशांत जी। तो विभागों के जो वो जब वितरण होगा विभागों का तब समझ में आएगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी प्रमोट हो रहे हैं और वो लगता ऐसा है कि वो बिग फोर में आ सकते हैं। जी, अब देखिए उनके बाद जेपी नड्डा आ रहे हैं। देखिए ये इस क्रम को भी समझने की जरूरत है। जेपी नड्डा नितिन गडकरी के बाद शपथ के लिए आए हैं जेपी नड्डा, और आगे बढ़े, लेकिन उनसे पहले जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब जरा आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले शपथ ले रहे थे, लेकिन 2014 और 2019 के नरेंद्र मोदी जिन्होंने शपथ ली थी, सीना चौड़ा करके एक अकेला सब पर भारी कहते हुए नजर आए थे। 19 में थोड़ा और हाव भाव जो था वो आगे था, अभिमानी नजर आ रहे थे, लेकिन आज झुके हुए नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी 2024 संस्करण के 2014 और 19 वाले नहीं हैं। अगर वे 2014 या 19 वाले होते तो किसी प्रफुल्ल पटेल, किसी अजित पवार की हिम्मत नहीं होती कि वो प्रथम ग्रासे मच्छिका पात कर देता। शपथ होने से पहले जो भाषा जो बोली अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की हम लोगों ने सुनी, वो अपने आप में एक संकेत है। जिसका एक सांसद है उसकी इतनी हिम्मत कि नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाए, सौदेबाजी की बात करे। यद्यपि इसमें एक दूसरा कोण यह भी है कि इस वक्त उन्हें इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि वो 180 करोड़ की संपत्ति उनको वापस कर दी गई, वॉशिंग मशीन से धुल पुछकर नए नको रोकर बाहर निकले अभी अभी, बहुत कम समय हुआ है। तो आज अगर पहले ही दिन उन्हें मंत्री बनाया जाता तो देश भर में चर्चा ये हो रही होती कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकलकर प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया गया है। जैसा कि उनका खुद का दावा है, उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कुल मिलाकर आज का जो नजारा है, मंच पर जिस तरह की बैठक व्यवस्था है, उसमें सबसे ज्यादा बारीकी से नजर रखने की जरूरत है अमित शाह की हैसियत पर, उनके बैठने के स्थान पर, राजनाथ सिंह के तेवरों पर, नितिन गडकरी के तेवरों पर। ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि जो हमने 4 जून को दोपहर में 11 बजे आपके साथ बातचीत में कहा था कि नरेंद्र मोदी का इकबाल खत्म हो गया है, वो इकबाल खत्म होता हुआ आज दिखाई दे रहा है शपथ ग्रहण में। इसकी दूसरी बानगी हम देखेंगे मंत्रिमंडल यानी विभागों के बंटवारे में। वो एक बड़ा पैमाना होगा ये नापने के लिए। हो सकता है वो जो 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, हम जानते हैं कि बीजेपी अपने पास रखेगी ही, पूरी कोशिश उसकी रहेगी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी की कोशिश रहेगी, बीजेपी तो कहीं है ही नहीं, न ये बीजेपी की सरकार है, अमित शाह को ही गृह मंत्रालय दे। जेपी नड्डा के बाद ये क्रम देखते जाइए। शिवराज सिंह चौहान शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि अब नरेंद्र मोदी की वैसी चलने वाली नहीं है जैसी पहली 2 पारियों में चलती रही है। शिवराज सिंह चौहान सीधे उन्हें चुनौती देने वाले नाम हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते हैं। मोदी जी 1,52,000 से जीते हैं, शिवराज सिंह 8.5 लाख वोटों से जीते हैं। कुल मिलाकर आज की तारीख में एक मजबूर विवश नरेंद्र मोदी हमारे सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी अपने तेवरों में कोई बहुत ज्यादा बदलाव ला पाएंगे। और सच यही है कि अगर नरेंद्र मोदी ने अपने पहले जैसे तौर तरीके अपनाए तो इस सरकार का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आज उनके पास बहुमत नहीं है। जो हमने पहले भी कहा है, फिर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को शऊर नहीं आता है मिलजुल कर सरकार चलाने का, उनको अभ्यास नहीं है, उन्हें आदत नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी वे सीख लेंगे सबको साथ लेकर सरकार चलाने का हुनर, तो ये सरकार थोड़ी साल 2 साल चल सकती है। वरना एक सांसद वाली पार्टी के नेता शपथ के दिन धमकाएं, सीधे सीधे इनकार कर दें मंत्री बनने से,
ये कोई छोटी बात नहीं है राजीव जी, ये बड़ा संदेश है, बड़ा संकेत है। तो जिनके पास 12 और 16 सांसद हैं, वे पता नहीं किस पहली फुर्सत के पहले मौके पर आंखें तरेर कर अलग हो जाए, इसकी गारंटी कौन ले सकता है। तो अब देखना होगा नरेंद्र मोदी कब तक ये सलीका सीख अब आ गई है निर्मला सीतारमण का इंतजार था, अब आ गई हैं निर्मला सीतारमण। ये भी शपथ ले रही हैं, देश की वित्त मंत्री रही दूसरे पहले कार्यकाल में, और आप देख रहे हैं दूसरा कार्यकाल, और उस समय इन्होंने कहा था कि इनके 2-3 भाषण बहुत महत्वपूर्ण थे। एक बार इन्होंने कहा था कि चूंकि मैं प्याज नहीं खाती हूं तो इसलिए मुझे नहीं पता कि प्याज की कीमत महंगाई है। आपको याद होगा। दूसरा, अभी चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। ये देश की वित्त मंत्री हैं और देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने की गारंटी देती हैं, और इनके साथ साथ पूरी सरकार मोदी सरकार जो थी पार्ट 1 और पार्ट 2 वो भी यही कहते नजर आए। लेकिन इस बार की परिस्थितियां क्या होने जा रही हैं? क्या इस बार ये सरकार 5 साल तक चलेगी, या जैसे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कहते हैं कि 18वीं लोकसभा जो है, इस लोकसभा में 2 प्रधानमंत्री होंगे, एक आज शपथ ले रहे हैं और दूसरे कुछ दिनों या कुछ महीनों या के बाद शपथ लेंगे, जैसा तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल के नेता हैं वो कह रहे हैं। आना चाहता हूं जल्दी से एक बार धनंजय जी के पास भी, और धनंजय जी आपसे भी समझूं। इस बीच तस्वीरें चलती रहेंगी, इस पर चर्चा करते रहेंगे हम, बीच बीच में मैं आप लोगों को टोकता रोकता रहूंगा तो माफी चाहूंगा, लेकिन क्रम यह है अभी बना हुआ है, इसको इसलिए इसको इस हिसाब से बनाए रखें। धनंजय जी, आप बैठे हुए हैं मुंबई में, जरा मैं समझना चाहता हूं, महाराष्ट्र से जो खबर सुबह से चल रही थी, महाराष्ट्र वाया आंध्र प्रदेश और होते हुए बिहार से यहां, बिहार का जिक्र आ रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी एक ट्वीट किया, अभी तुरंत एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को आपके सामने रख दूं। पहले ट्वीट में कह रहे हैं नीतीश बाबू कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यहां तक तो सब ठीक है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से, धनंजय बाबू ध्यान से सुनिए आप नीतीश बाबू की तरह आप भी बिहारी बाबू, इसलिए मैं कह रहा हूं। धनंजय जी देखिए ध्यान से, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आखिरी लाइन, तथा बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा, यह कह रहे हैं नीतीश बाबू। चलिए आते हैं सीधे धनंजय कुमार जी के पास में। धनंजय जी, आखिरी सेंटेंस, तथा बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा, यह बात भाषण के समय भी सेंट्रल हॉल में जब नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल की बैठक में नेता चुने गए थे तब भी, और आज ओथ से ठीक पहले 10 मिनट पहले ये ट्वीट करके बधाई भी दे रहे हैं और आखिरी में ये सेंटेंस लिख रहे हैं। क्या मायने इसके? ये बड़ा साफ है, और ये कि बिहार के विकास की बात ही तो करते रहते हैं नीतीश। अब प्रधानमंत्री बनने का कोई स्कोप तो है नहीं कि देश के विकास की बात करें। अब देश का विकास तो तभी होगा जब बिहार का विकास होगा, और बिहार के विकास की जब बात करते हैं तो 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाती है चीज की जो स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए बिहार को, क्या वो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं? तो सबसे बड़ा जोर इस बात पर होगा कि आप जो है स्पेशल स्टेट का दर्जा दीजिए बिहार को, क्योंकि बिहार गरीब प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश। दूसरी बात होगी कि वो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे, जो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया, तो क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने जा रहा है? ये दूसरा सवाल है। तीसरा मैं बोलूंगा कि जो जाति सर्वेक्षण किया है, और जाति सर्वेक्षण के बाद जो 95 लाख परिवार जो चिन्हित किए गए हैं गरीबी रेखा में जीने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले, उनको वो 2 लाख रुपया प्रति परिवार देना चाहते हैं। क्या वो पैसा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं? और ये तीनों सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी जो 2025 में चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, हालांकि कहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं पहले चुनाव हो जाए, क्योंकि किसने देखा है कल क्या होगा। तो वैसी स्थिति में क्या नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार नेगोशिएट करके अच्छा पैकेज बिहार के लिए लाते हैं? अगर ले आएंगे तो फिर जाहिर है उनको जो है तेजस्वी से खतरा कम हो जाएगा।
नहीं तो तेजस्वी से एक बार फिर मुकाबला जोरदार होगा। और क्या बीजेपी, हालांकि कह तो दिया है बीजेपी ने कि हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और उसने कहा है, जिस व्यक्ति ने ये शपथ ली थी कि हम पगड़ी तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे, सम्राट अब तो उस बेचारे की तो अब तो उस बेचारे की हैसियत रही नहीं। शायद कहा जा रहा है कि अध्यक्ष का पद भी छीन जाएगा, उप मुख्यमंत्री केवल रहेंगे, अभी दोनों पद पर मौजूद है। तो नीतीश कुमार इसलिए भी जाने जाते हैं कि कब पलटी मार लेंगे पता नहीं, और इस बात का भय नरेंद्र मोदी सरकार को है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार पलटी मार देंगे तो जो एनडीए का बहुमत है, एनडीए का जो संख्या बल है वो घटेगा, और तब जो है ज्यादा मुश्किल हो जाएगा नेगोशिएट करना तेलुगु देशम पार्टी को। तेलुगु देशम पार्टी इसलिए मुश्किल हो जाएगी कि तेलुगु देशम पार्टी अपने भरोसे है आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी ने जो घोषणा की है मुस्लिमों को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, वो बीजेपी के गले की हड्डी की तरह। आप याद कीजिए चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं ने क्या भाषण दिए थे, प्रधानमंत्री हो या जो गृह मंत्री अमित शाह जी हो। अभी शायद गृह मंत्री वो नहीं रहेंगे, मुझे लग रहा है राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि मौका जो है इस बार बड़ा नाजुक है। वो स्थिति नहीं है पिछली बार की तरह कि जो आप बोलेंगे अहंकार से वही चलेगा। तो इस बार मुझे लगता है ब्रिज के तौर पर राजनाथ सिंह को लाया जाएगा। लेकिन मैं फिर से वहां जाऊं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के जो तेलुगु देशम पार्टी के नेता वो भी हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं। वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या वो सरकार एक साल कम से कम 2025 में जब 100वां स्थापना दिवस मनाया जाना है आरएसएस का, तो क्या यह सरकार रहेगी, ये सवाल उठिए। बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच कुमार स्वामी को आप देख रहे हैं, कुमार स्वामी आ रहे हैं और ये जेडीएस की तरफ से, जेडीएस के कोटे से 2 सीटें जेडीएस जीत के आई है कर्नाटका से। कुमार स्वामी यहां शपथ लेते हुए, और इनको भी मौका दिया जा रहा है मंत्रिमंडल में। ये क्रम चलता रहेगा और हम आपको लगातार कौन कौन यहां पर शपथ ले रहे हैं वो बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, या आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टीडीएस की बात टीडीपी की बात आप कर रहे थे, और टीडीपी यानी आंध्र प्रदेश में टीडीपी के लिए इस बार बल्ले बल्ले है, क्योंकि वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी बुरी तरह हारी है, विधानसभा चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी, और इसके साथ साथ टीडीपी के जो हैं उनका दरवाजा खुला, वहां का भी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। लेकिन आज नाराज नजर आए, निराश नजर आए टीडीपी के नेता, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद अगर इस सरकार में अगर कोई है तो वो टीडीपी है। 16 सीटें हैं टीडीपी के पास, 16 सीटें टीडीपी के पास और 12 सीटें नीतीश कुमार के पास। ये दोनों मिलकर 28 सीटें होती हैं, और इन 28 सीटों को किनारे लगा दीजिए तो फिर 240 सीटों के साथ जो बीजेपी है उसको उस आंकड़े पर पहुंचना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और इन्हीं दोनों बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी कब तक सरकार चलाएंगे? क्या मोदी की नींद जो है वो रोज उड़ी रहेगी? रोज नरेंद्र मोदी किसी न किसी परेशानी में रहेंगे, या नरेंद्र मोदी खरीद फरोख्त की तरफ बढ़ेंगे? क्या नरेंद्र मोदी चाहे टीडीपी और बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू के सांसदों को तोड़ेंगे और कुछ और निर्दलीय और दूसरे दलों के सांसदों को तोड़ा जाएगा, तोड़फोड़ की राजनीति होगी? क्योंकि हम लोगों ने इन चीजों को खूब नजदीक से देखा पिछले 10 साल में। क्या उसी क्रम को हम और तेज होते हुए देखेंगे? ये सब सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। और उसके साथ साथ सबसे अहम सवाल कि आखिर कितने दिन टिकेगी ये एनडीए की सरकार? जैसे अभी संजय सिंह को सुना आपने, शत्रुघ्न सिन्हा को सुना आपने, और लगातार आपने कल शाम को सुना ममता बनर्जी को। सब वही कह रहे हैं। ममता बनर्जी के उस बाइट को भी मैं कहूंगा कि अगर हो सके तो जरूर लेके आइएगा, थोड़ी देर में हम उसको भी सुनाएंगे। पीयूष गोयल अभी ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, आप पहचानते हैं इनको। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको, चाहे ये तमाम नेता और इन नेताओं के बीच नरेंद्र मोदी क्या आराम से चैन की नींद सो पाएंगे? नहीं राजीव जी, बिल्कुल नहीं सो पाएंगे, और सो भी नहीं पा रहे हैं। वो 4 दिन के बाद से कहाँ सो पाए हैं? देखिए वो चेहरे पे साफ मालूम पड़ रहा है, चेहरा काला पड़ गया है जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी को नींद तो नहीं आ रही है राजीव जी, और आगे भी नहीं आएगी। और देखिए आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, वो जिस मुहूर्त का समय था वो मुहूर्त का समय निकल गया था। 7:15 का था, 7:17 पे तो पहुंचे हैं मोदी जी, तो 2 मिनट तो वैसे ही लेट हो गए। तो जो लेट की शुरुआत हुई है, तो ये लेट की शुरुआत राजीव जी बहुत जाकर के संकट पैदा करेगी, क्योंकि मुहूर्त निकल गया है। तो जब मुहूर्त निकल जाते हैं तो फिर परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और चीजें जो है वो खराब हो जाया करती हैं।
तो मोदी जी चूंकि मुहूर्त पे बहुत ध्यान रखते हैं, शाम का मुहूर्त रखा गया 7:15 का, वो 7:15 का मुहूर्त निकल गया, तो राजीव जी यानी बौनी जो है वो खराब हो गई है। और बौनी खराब होने के लिए जो कई लोग सामने आ गए, देखिए प्रफुल्ल पटेल भी सामने आ गए, अजित पवार सामने आ गए, चंद्रबाबू नायडू के पुत्र सामने आ गए, जेडीयू सामने आ गया, नीतीश कुमार ने कह दिया कि बिहार का काम आपको करना होगा। यानी कि पहले से प्लॉट तैयार है कि किस बहाने जो है मोदी जी को नीचे गिराया जाना है। अब बस देखना राजीव जी ये है कि जो संसद में विश्वास मत पेश किया जाएगा, उस विश्वास मत में सरकार गिरती है या उसके बाद गिरती है, बस इतना देखना है। सरकार गिरना तय है, ये बिल्कुल एकदम पक्का है। जी, इस बीच अभी आप पीयूष गोयल को देख रहे थे, पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं मुंबई उत्तर से, और तीसरी बार फिर से मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं पीयूष गोयल। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे, और अभी जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, सीधा शेयर मार्केट घोटाले की बात कही थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, तो उस समय यही आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वाणिज्य से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड तमाम बातों को बहुत नजदीक से जानते हैं ये पेशे के हिसाब से भी, तो उन चीजों पर ये अपनी बात रखने आए थे। ये सारे मामले खुलेंगे अभी आने वाले समय में, जब लोकसभा की और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं, और अब आगे बढ़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो ऊर्जा मंत्री भी रह चुके और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, और आते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा में माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि शायद ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ऊर्जा मंत्री रहे थे पहले कार्यकाल में, और अब आप जानिए पेट्रोलियम मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, और अब क्या मंत्रालय इनको दिया जाता है ये देखना होगा। तो पेट्रोलियम मंत्री से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक धर्मेंद्र प्रधान, अब आगे क्या कुछ इनके पास रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा हम ऐसे ही जारी रखेंगे, और साथ साथ जरा ये खत्म हो जाता है चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और उसमें हम समझेंगे कि आखिर कितने दिन की एनडीए सरकार। जल्दी से एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। रविकांत जी, अब थोड़ा बढ़ा जाए उस विश्लेषण की तरफ, और यहां पे एक चेहरा और दिखाई दे रहा था, आपके ही प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ा निराश, थोड़ा उदास नजर आ रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? कल गॉसिप है, और हम लोग जानते हैं कि गॉसिप सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कि जिस दिन नतीजे आए उस दिन शाम को योगी जी ने फोन किया, लेकिन मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है बीजेपी की, दरअसल नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि वो योगी जी के कारण हुई, और योगी जी ने नहीं चाहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सके। ये चर्चा बहुत पहले से चल रही थी, और दरअसल ये चर्चा है नंबर 2 की, कि नंबर 2 कौन होगा, और कौन होगा नरेंद्र मोदी का सक्सेसर। वो अमित शाह होंगे कि योगी आदित्यनाथ होंगे। तो अमित शाह से बेसिकली प्रतिद्वंदिता है योगी जी की, और जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हारी है, अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस मिलकर के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो अब यह माना जा रहा है कि योगी जी को हटाया जाएगा। योगी जी पर तलवार लटकी है, नरेंद्र मोदी योगी जी से खुश नहीं। तो वो एक चिंता है योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि पिछले दिनों, शायद कल ही जो रिव्यू मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे जी। और आज ही नरेंद्र मोदी जब राजघाट की तरफ गए हैं, तो वो अपने साथ मोहनलालगंज से हारे हुए कैंडिडेट को लेकर के गए, कौशल किशोर को। अब इसके बहुत सारे संकेत निकल रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक लिख रहे थे ट्विटर पर, जो मुझे ठीक नहीं लगा, साहब उत्तर प्रदेश में फिर बदल होगा, कोई दलित सीएम हो सकता है। कौशल किशोर इसलिए जा रहे हैं, हालांकि ये कारण मुझे नहीं लगता है। मोदी जी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं, और इस तरह के वो कदम उठाते हैं कई बार, कि एक हारे हुए आदमी को भी लेके जा रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो CSDS का सर्वे आया है जी, वो ये कहता है कि नॉन जाटो दलित जातियों ने इंडिया अलायंस को भरपूर वोट दिया है।
एक मिनट के लिए रोकना पास ही तो चाहूंगा, एकदम आप अपनी निकल बात बढ़ाइएगा 1 मिनट के लिए। जीतन राम मांझी ओथ ले रहे हैं, पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता हैं, आप जानते हैं। तो जीतन राम मांझी ओथ ले चुके हैं और पहली बार केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं। ये बस एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे तमाम दर्शकों के लिए। जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी जी जी, तो मैं वही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां योगी जी के लिए ठीक नहीं है और नरेंद्र मोदी किसी का चैलेंज कभी स्वीकार नहीं करते। अभी शायद धनंजय जी कह रहे थे कि उनको सामंजस्य बिठाना नहीं आता, वो तालमेल करके नहीं चल सकते। ये तो उनकी पुरानी फितरत है। जब वो अपने पत्नी के साथ तालमेल नहीं बिठा सके तो ये तो पार्टी का मामला है, ये तो पूरी सरकार है। तो वहां भी उन्होंने बिना तलाक के छोड़ दिया पत्नी को, तो यहां कैसे बिठाएंगे? ये हमने कहा ये आदत पुरानी है दरअसल, लेकिन ये बड़ा कठिन होगा। और तब जब ऐसे में आप बैसाखी पर्व और इधर अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को छेड़ते हैं नरेंद्र मोदी, तो भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर कट है। क्योंकि उसी फितरत के योगी आदित्यनाथ हैं। बीजेपी के पहले भी वो हिंदू युवा वाहिनी चला रहे थे, वो न तो आरएसएस के सदस्य थे न भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। तो वो योगी आदित्यनाथ जो अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए हैं, उनकी भी एक अपनी लॉबी है। अगर उनको छेड़ा जाता है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान होगा। मैंने कहा कि फिर वो पार्टी दो फाड़ भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल योगी जी प्रेशर में है। और मैं एक बात और कह दूं कि जो राजनीतिक पर्यवेक्षक और जो विश्लेषक मान रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का कोई रोल नहीं रहा, मैं समझता हूं कि जो भी सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं उसका बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ हैं। जी नरेंद्र मोदी बेहद अलोकप्रिय हैं उत्तर प्रदेश में, और सीएसडीएस का वो सर्वे कह ही रहा है कि राहुल गांधी उनसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उस धरती पर जहां से वो खुद सांसद हैं, जहां राम मंदिर है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की है, वहां पे नरेंद्र मोदी को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस सरकार में अभी भी योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी लोकप्रियता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि ये भी माना जाता है कि आरएसएस नरेंद्र मोदी को उस तरह से अब नहीं पसंद करता। हालांकि ये भी बिल्कुल गलत है कि लोगों ने कहा कि साहब आरएसएस इस बार काम नहीं कर रहा था। ये आरएसएस की अपने खेल होते हैं कि कब कह देना कि साहब हम नहीं है। आरएसएस बिल्कुल था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो नरेंद्र मोदी से उस तरह से खुश नहीं है, ये भी सही बात है। तो ये भारी पड़ सकता है अगर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ किया तो, ये भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले अभी आपने देखा, ये सर्बानंद सोनोवाल है, उनसे पहले अभी आपने देखा ललन प्रसाद सिंह ने शपथ लिया और पहली बार वो भी कैबिनेट में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं। कैबिनेट में रहेंगे नहीं रहेंगे दैट इज सेकेंडरी, लेकिन मंत्री बन रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं। 2021 से 2023 तक आपने देखा कि वो जेडीयू की कमान संभाला उन्होंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लल्लन सिंह। और इधर अब बीजेपी के सांसद सर्बानंद सोनोवाल को आप देख रहे हैं, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं और जब पहले ये मुख्यमंत्री थे, फिर असम की कमान जो है वो हिमंता विश्व शर्मा को दी गई और उसके बाद ये इधर आ गए। तो ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन हम चर्चा भी जारी रखेंगे और यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने दिन की एनडीए सरकार है, आखिर कितने दिन। डॉक्टर राकेश पाठक जी, देखिए कितने दिन की सरकार है, इसके बीज आज रोप दिए गए हैं। और जैसा कि रविकांत जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर छेड़ने की कोशिश की बीजेपी, अगर उत्तर प्रदेश में खास तौर से नरेंद्र मोदी, बीजेपी का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, वहां उन्होंने अगर योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, जरा सा भी उनके साथ कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश की, तो घटक दलों को तो छोड़िए,
पहला संकट उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। दूसरी बात यह है कि सरकार कब तक चलेगी, इस पर अभी कई तरह के संकेत जो सरकार में शामिल दल नहीं है, यानी ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, स्टालिन है, बहुत सारे ऐसे नेता और ऐसे दल हैं जिनके पास कुछ न कुछ कर गुजरने के लिए अभी मौका है। लेकिन मुझे लगता है कि वे सब लोग इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि ये सरकार अपने ही बोझ से, अपने ही आपसी अंतर विरोधों के चलते गिरे तो ज्यादा अच्छा है। मैं भी एक पत्रकार के रूप में ये आकलन करता हूं कि बाहर से अगर ये लोग कोई कोशिश करेंगे तो शायद नरेंद्र मोदी मजबूत होते जाएं। अगर विपक्ष में बैठे लोग चाहते हैं सत्ता में आना, तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा कि इनमें से खास तौर से नीतीश कुमार या तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू वैचारिक और सैद्धांतिक मुद्दों पर कब आर पार के मूड में आते हैं। हम जानते हैं कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में उन मुद्दों पर इन दोनों नेताओं के साथ, इन दोनों पार्टियों के साथ सुर नहीं मिला सकते। तेलुगु देशम पार्टी का घोषणा पत्र वायरल है पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से जी, उसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर नरेंद्र मोदी अपने मुखार बिंदु से सहमति में एक भी शब्द बोल सके। सिर्फ इतना ही कहा जा सकेगा कि अब तुष्टीकरण को सामाजिक न्याय के रूप में जाना जाएगा, नई परिभाषा बनाई जाएगी शब्दों की। इसी तरह जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश, डॉक्टर साहब इनको पहचान रहे होंगे आप। वीरेंद्र सिंह हैं टीकमगढ़ से, लगातार 1996 से लगातार सांसद रहे हैं। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे 2019 में, और इस बार भी कहा जा रहा है कि यही प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाएंगे। लगातार सबसे वरिष्ठ सांसदों में कहें तो 8 बार के सांसद ये, और ये हैं वीरेंद्र सिंह। नरेंद्र मोदी की पहली सरकार और दूसरी सरकार यानी 2014-2019 में ये मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। अभी जो वीरेंद्र कुमार गए हैं उनका जिक्र कर रहा था, बस जानकारी के लिए। जी बहुत बिल्कुल डॉक्टर साहब, जमीनी नेता हैं, इसलिए वे लगातार अजय अपराजय बने हुए हैं। यहां तक कि ये अपने संसदीय क्षेत्र में मंत्री होते हुए भी स्कूटर पर, 2 पहिया वाहनों पर आते जाते लोगों से मिलते हुए देखे जाते हैं। इसीलिए वे लगातार चुनाव जीत रहे हैं और सबसे वरिष्ठ सांसदों में इस वक्त उनकी गिनती है। हम बात कर रहे थे सरकार के भविष्य की, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के सैद्धांतिक विचारों पर, उनकी जो विचारधारा है, उनके जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय के उनके जो मुद्दे हैं, जिसमें जातिगत जनगणना का विषय भी आगे चलकर आएगा, समान नागरिक संहिता के बारे में उनका जो प्रतिकार है, उनकी जो असहमति है नीतीश कुमार की, वो सामने आएगी। अग्निवीर को लेकर पुनर्विचार की बात है, वो सामने आएगी। तेलुगु देशम के नेता चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र ने ये कह दिया है कि पेगासस की जांच होनी चाहिए। इससे ज्यादा गंभीर विषय राजीव जी और क्या हो सकता है, जिस पेगासस को लेकर मोदी सरकार इतने लंबे समय तक घिरी रही है, संदेह के बादल उस पर मंडराते रहे और उसने कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं जी। और अब उनकी सरकार में जो पार्टी शामिल है, अभी हम देख रहे हैं जो शपथ ले रहे हैं जो उन्हीं की पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल तो, बिल्कुल राम मोहन नायडू ने 36 साल उम्र है, 3 बार के तीसरी बार ये जीत के आए हैं और टीडीपी पहला ये कैबिनेट मिनिस्ट्री मिल रही है इनको। राम मोहन नायडू MBA हैं, पढ़े लिखे हैं, और अभी इनकी तरफ जब कैमरा था तो कैमरा, एक दूसरा कैमरा आपने देखा कि उधर भी था टीडीपी के मुखिया की तरफ, चंद्रबाबू नायडू की तरफ। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री एक राम मोहन नायडू को, और ये अभी आप देख रहे थे। अब आप देखिए प्रहलाद जोशी मध्य प्रदेश से ही आते हैं जी। नहीं, धारवाड़ कर्नाटक से है राजीव जी। हाँ, धारवाड़ कर्नाटक से, माफी चाहूंगा, कर्नाटक जी। तो मैं जो जिस मुद्दे का उल्लेख कर रहा था वो बहुत गंभीर विषय है सर। पेगासस एक ऐसी गुत्थी है कि अगर वो खुलना शुरू हुई तो आप समझिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी पूरी सरकार पिछले कार्यकाल में जो कुछ करती रही होगी पेगासस की आड़ में और उसके जरिए, अगर वो खुला और अगर चंद्रबाबू नायडू ने किसी दिन फिर ये मांग कर दी, अभी तो उनके बेटे ने मांग रखी है और वो कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो विधायक है विधिवत, तो ये आगे चलकर बड़ी समस्याएं सामने आने वाली हैं नरेंद्र मोदी के लिए।
और उससे भी बड़ी समस्या ये होगी कि उनके सामने एक सबल प्रबल विपक्ष होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता दुगनी संख्या के साथ सामने बैठे होंगे ट्रेजरी बेंच के सामने, और जब वे पहले ही दिन ये जो शेयर घोटाला जिसका आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, उसको लेकर अगर जेपीसी की मांग करने के लिए अड़ गए तो सदन पहले दिन से चलना मुश्किल हो जाएगा। शपथ के बाद जब औपचारिक रूप से सदन चलना शुरू होगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की नहीं, एनडीए की सरकार इस तीसरे कार्यकाल में पग पग पर कंटकाकीर्ण मार्ग पर से चलने वाली है। हर कदम पर उनकी राह में कांटे बिछे हुए हैं, खुद सरकार के भीतर से और बाहर से भी विपक्ष भी कांटे लिए हाथ में बैठा है। देखना यह होगा कि इससे नरेंद्र मोदी कैसे पार पाते हैं, अपने तरीके बदल पाते हैं कि नहीं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रहलाद जोशी को आपने देखा, कर्नाटक के धारवाड़ से जीत कर आए हैं और पिछली दफा भी आपने इनको केंद्रीय मंत्री के रूप में देखा था, इस बार भी केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए। और एक देखिए कॉम्बिनेशन देखने की कोशिश कीजिए, इनसे पहले टीडीपी के पास एक कैबिनेट मिनिस्टर, अभी तक एक, उसके उनसे पहले लल्लन सिंह को देखा, जेडीयू से भी एक, हम से एक, जीतन राम मांझी। तो ये एक कैबिनेट में जितने इनके जो घटक दल हैं उनको भी जगह दी गई है। शान टंडन जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। ये सब कुछ चलता रहेगा और आगे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। जुएल ओरांव ये शपथ ले रहे हैं, आदिवासी हैं, आप जानते हैं, ओडिशा से हैं, सुंदरगढ़ से आते हैं और लोकसभा सांसद, ओडिशा के सुंदरगढ़ से लोकसभा सांसद से जीत के आए हुए जुएल ओरांव शपथ ले रहे हैं और ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यहां से जो तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है उस पर चर्चा जरूरी है, और उन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि हम जब समीक्षा हम लगातार कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास कोई फिगर नहीं था, कोई नाम नहीं था कि कौन किस कहां जा रहा है, किसके पास क्या कुछ आ रहा है। हालांकि इसके बाद जब पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अभी जो नाम आ रहा है, जो शपथ ले रहे हैं, यहां से इतना तो समझ में आ रहा है कि यह सरकार इससे अब आगे कैसे बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर टीडीपी और जेडीयू और उनके दूसरे घटक दलों का कितना असर है, यह सब कुछ यहां से हम समझ पाएंगे। क्योंकि अभी देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स के अभी ओथ चल रहे हैं और इस कैबिनेट मिनिस्टर्स के ओथ में अभी तक हम लोगों ने न ही जयंत को देखा और न ही हमने दूसरे कई उनके जो घटक दल के नेता हैं उनको देखा। ये जरा रामविलास की जो पार्टी है उनको भी नहीं देखा, उनके बेटे को नहीं देखा हमने, चिराग पासवान को। देखते आगे क्या कुछ होता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया और समझना चाहता हूं कि यहां से तस्वीर क्या खींच रहे हैं आप, रेखा क्या दिखाई दे रही है आपको? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट। हाँ, आ रही आवाज आ रही है ना? जी अब आ रही है जी। जी, तो राजीव जी, इस बारात में प्रफुल्ल पटेल नाम का एक नाराज फूफा भी है जी, और उसका क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल ने इस समारोह के पहले इंटरव्यू देकर और ये बात कही है, जो अभी अभी वॉशिंग मशीन से निकले हैं, नाराजगी जताई कि उनका डिमोशन किया गया। नरेंद्र मोदी को जितना समझा जाए उसके हिसाब से तो उन्होंने उसको बहुत सहजता से नहीं लिया होगा और उसको प्रफुल्ल पटेल जी जानेंगे कि आगे की क्या से क्या करना है। दूसरी चीज देखिए, मैं जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे तो मुझे याद आ रहा था दो चीजें। एक, उनके चुनाव के दौरान, मैं 2002 तक नहीं जाऊंगा राजीव जी, यही अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव में भाषण दे रहे थे और मुझे वो शपथ याद आ रही थी कि भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बगैर सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और किस प्रकार की भाषा अपने देश के लोगों के प्रति, सारा जो द्वेष और अनुराग है वो तो दिख रहा था रेडियो में, सारा द्वेष और अनुराग हमने 10 साल देखा। तीसरी बार शपथ में क्या ये द्वेष और अनुराग के बगैर न्याय करूंगा सभी के साथ, क्या इसमें कोई
तब्दीली आने वाली है, ये देखने की बात है। दूसरी बात, ये मंत्रालयों का क्लासिफिकेशन जो है वो मैं कर देता हूँ, विभाग आएंगे बाद में। एक मंत्रालय जो बिग फोर है वो ईडी, सीबीआई, आईटी, पेगासस का ग्रुप है, वो जिसमें वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय है, जिसके नीचे ईडी आता है, प्रधानमंत्री के नीचे सीबीआई आता है, वित्त मंत्रालय के नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, फिर गृह मंत्रालय है जो आईबी और पेगासस वगैरह है, पुलिस है उसके नीचे। फिर इसमें एक क्लासिफिकेशन राजीव जी अडानी अंबानी वाला भी है कि पेट्रोलियम मिनिस्टर और रेलवे या ऐसे जो शिपिंग मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत बंदरगाह आते हैं, ये सारे अडानी वाले मंत्रालय हैं, ये सहयोगी दलों को नहीं मिलेंगे। अडानी अंबानी मंत्रालय सहयोगी दलों को नहीं मिलेंगे जी। उसके बाद एक आरएसएस का मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय या शिक्षा विभाग, जिसके अंतर्गत आरएसएस के लोग वाइस चांसलर बनते हैं, जिसके अंतर्गत सिलेबस बदला जाता है, पाठ्य पुस्तकें बदली जाती हैं। वो मंत्रालय भी सहयोगी दलों को नहीं मिलेगा और बीजेपी अपने पास रखेगी। तो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है मंत्रालयों के विभाग के डिस्ट्रीब्यूशन का। और अब जब ये रात में या कल सुबह तक ये विभागों की घोषणा होगी, तब हमको मालूम पड़ेगा कि ये किस खांचे में हो रहा है, कि कौन कौन से मंत्रियों को सीबीआई, ईडी, पेगासस, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मंत्रालय मिले हैं, किसको अडानी अंबानी मिला है, किसको सिलेबस बदलो मंत्रालय या वाइस चांसलर, आरएसएस के लोग को वाइस चांसलर बनाने वाले मंत्रालय मिले हैं। बाकी इनसे जो बचेगा जी, लेकिन सहयोगी थोड़ा रोकना चाहूंगा। अश्विनी वैष्णव अभी ओथ ले रहे थे, ओडिशा कैडर के पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, राज्यसभा से सांसद हैं और मोदी के दूसरे कार्यकाल में रेल मंत्री रहे। रेल पर निगाहें लगी हुई हैं सबकी। कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने अभी शपथ ली है। रेल विभाग इनके पास दूसरे कार्यकाल में था। अब देखना होगा कि इनके पास और रेल विभाग फिर से आता है या नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं जो अभी शपथ ले रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी इनकी माताजी का देहांत हुआ था, आप लोगों ने देखा, इसलिए ये टोपी लगाए हुए हैं ये। और नागर विमानन मंत्रालय इनके पास में था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कभी कांग्रेस में होते थे, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी होते थे और अब ये बीजेपी में हैं। पिछले लगभग 5 साल होने को हैं, 4 साल तो हो ही गए और उसके बाद से परिस्थितियां बिल्कुल बदलती हुई, 5 साल से ज़्यादा हो गया, 2018 के बाद की बात है। 2019 में शायद ये चले गए थे, नहीं 2020 में गए थे, क्योंकि मार्च का महीना था, क्योंकि उसी समय मार्च में 25 मार्च को शायद सरकार 22 या 25 मार्च को सरकार गिराई थी, वो याद है। क्योंकि 22 मार्च को तो कोरोना का वो पहली बार अपने यहाँ वो लगा था, कर्फ्यू लगाया गया था, नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी और शायद 25 मार्च को सरकार गिराई और 27 मार्च से देश में फिर से कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया गया था। पहले एक दिन का कर्फ्यू और फिर 27 मार्च से लॉकडाउन, जो पहला कोरोना का अटैक था अपने देश पे, दुनिया पे भी अटैक था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये वही हैं और शपथ ले रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनके पास आऊँगा तो और थोड़ी चर्चा करना चाहे करेंगे, लेकिन रोक करके अपनी बातें में रख रहा था। प्रशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं दूसरी स्ट्रीम में देख रहा था, राजीव जी राष्ट्रपति भवन का चल रहा है लाइव वहाँ से, तो उन तस्वीरों में मुझे अडानी और अंबानी परिवार भी दिखाई दिया वहाँ बैठा हुआ। वो भी देखने आए हैं कि उनके मंत्री कौन कौन बनेंगे और विभागों किन विभागों के मंत्रियों को किसको किसको क्या मिलेगा। तो ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन देखिए मैंने कर दिया कि इस हिसाब से अब इनमें जो बचेगा मंत्रालय वो मिलेंगे नायडू और नीतीश कुमार को। तो अब उसको हम देख लें कि कौन से मंत्रालय होंगे जो इन लोगों को मिलेंगे। तो इन मंत्रालयों में तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जहाँ से वॉशिंग मशीन चलती है, जहाँ से फ़ोन टैप होते हैं, जहाँ से पेगासस है, वो सारे मंत्रालय इन लोगों को नहीं दिए जाएंगे। जहाँ से बंदरगाह दिए जाते हैं, जहाँ से एयरपोर्ट दिए जाते हैं अडानी को,
पेट्रोलियम मंत्रालय, जहाँ से सब चीज़ें, टेलीकम्युनिकेशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, और वो टेलीकम्युनिकेशन भी अंबानी मंत्रालय है वो, तो वो भी गठबंधन के लोगों को शायद ना मिले। अब इसमें जो बचेगा वो इनको मिलेगा, फिलहाल तो यही। जी बिल्कुल। भूपेंद्र यादव ले रहे हैं शपथ, और आपने देखा मोदी कार्यकाल जो दूसरा कार्यकाल था उसमें मंत्री रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, और अभी अलवर से जीत के आए हैं भूपेंद्र यादव का बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी संगठन में ये महासचिव भी रहे हैं। तो ये भी माना जा रहा था कि शायद जेपी नड्डा जब इधर आएंगे, मंत्रिमंडल में आएंगे, तो इनको जेपी नड्डा की जगह पर संगठन का काम के लिए यानी कि बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये चर्चा भी पिछले 6 महीने से चल रही थी, लेकिन आज ये देख रहे हैं कि ये भी कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, जेपी नड्डा भी कैबिनेट मंत्री बन चुके। तो अब तीसरा कौन होगा? क्या जेपी नड्डा के ही राज्य का जो नेता जिनको उन्होंने किनारे लगा दिया है वो होगा, या कोई और होगा? ये देखना होगा। चलिए खैर आगे बढ़ें, और धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूं। धनंजय जी, अभी लल्लन बाबू को आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़े और पीछे से निकल गए और जाके कुर्सी पर बैठ गए। आपने देखा सब लोग आ रहे हैं और सबके पास जा रहे हैं, लेकिन लल्लन बाबू की तस्वीर आप याद कीजिए, आए ओथ लेने के बाद मोदी जी के सामने नतमस्तक हुए और बगल में जाके पीछे बैठ गए। क्या कुछ तलखियां अभी भी हैं, या जो लिखा है इन्होंने नीतीश बाबू ने कि बिहार का पूरा विकास होगा, ये जो विकास वाली बात है नीतीश बाबू की, वो तलखी और बढ़ेगी? और क्या यहाँ से आपको, क्योंकि अब तस्वीर साफ हो रही है, दिखाई दे रही, सब कुछ आपके सामने है, इसलिए भी गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख रहे हैं सामने, वो अभी शपथ ले रहे हैं, तो तमाम बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धनंजय जी, विकास नहीं होगा तो निकास होगा, है ना? विकास के बाद निकास जो है वो मुझे दिखाई पड़ रहा। बीजेपी के जितने नेता शपथ ले रहे हैं सब ताकतवर नेता है, सब, जैसा कि प्रशांत भाई ने कहा कि सारा मिल जाएगा उनको ही, बाकी बचेगा। दही जमाते हैं ना, तो दही को निकालने के बाद मलाई निकल गई, दही निकल गया तो खफोरन बचता है, उसको हम लोग खफोरन बोलते हैं। तो खफोरन जो है अगर वो देंगे, जो नीतीश कुमार हैं और तेलुगु देशम के नेता है, तो जाहिर है वो खफोरन के बदले में कहेंगे कि भैया हमको पैसे दो हमारे स्टेट के लिए, क्योंकि मंत्रालय तो दे नहीं रहे हो आप। तो ये मुझे लगता है कि जो प्रभाव दिख रहा है वो पूरे तौर पे है कि नरेंद्र मोदी पूरे मंत्रालय को, पूरे मंत्रिमंडल को अपने कब्जे में रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभी तो यही दिख रहा है कि ये मोदी सरकार ही फाइनली बन रही है। अब मोदी सरकार किस तरह से बन रही है, मैं अब इसको एनडीए सरकार के तौर पे अभी नहीं देखना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये मोदी सरकार ही है। और जैसा कि प्रशांत भाई कह रहे हैं, वडानी साहब हो, फलाना के मंत्रालय, सारे मंत्रालय तो उनके ही पास है। शिक्षा मंत्रालय की बात बताई थी, आने से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मुझे लग रहा है तो मिलाकर के एक और बात जो एक दूसरी जगह ले जाता हूँ, महाराष्ट्र ले जाता हूँ आपको। महाराष्ट्र में, बिहार में तो खैर नीतीश जी कब मारेंगे पलटी वो नीतीश जी भी नहीं जानते, मोदी जी क्या जानेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में मुझे दिखाई पड़ रहा है कि अभी ये सूत्र दिख रहा है, दरक गई है दीवार। आप याद कीजिए, जब 8 सीटें शरद पवार जी की पार्टी को मिली, 10 में से 8, 80% सफलता, और 4 में से 1 सीट जीत पाए ये अजीत पवार जी, यानी 25% सफलता। उचित, वो भी जो जीते हैं सुनील तटकरे, वो अपने दम पर जीते, इसमें अजीत पवार जी का योगदान है नहीं। तो ये बात आई कि अजीत पवार जी की पार्टी के कई विधायक जो है वो शरद पवार जी के साथ संपर्क में, और उसकी वजह यह है कि शरद पवार जी ने ये अपनी ताकत दिखला दी और अजीत पवार जी की प्रासंगिकता को लगभग निपटा दिया कि भैया तुम इस देश में प्रासंगिक नहीं हो। और आपको ये भी पता है कि इसी साल चुनाव होना है, सितंबर अक्टूबर में चुनाव होगा यहाँ, और जब सितंबर अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना है, बहुत दूर नहीं है, ये मंत्रिमंडल का खेल खत्म होते ही यहाँ देखिएगा तैयारी शुरू हो जाएगी। और कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ महाराष्ट्र में उभरी है, 1 सीट से 14 सीट बहुत जाना, मजाक नहीं है। और शरद पवार जी की पार्टी ने बहुत बढ़िया किया है। और एक ये भी बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी मुसलमानों ने वोट दिया है, जो पहले था कि जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी, मुस्लिम दूर रखते हैं, वो हुआ है। तो शरद पवार जी की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों एक स्टेज पे, एक
लय में दिखाई पड़ थोड़ा रही सा है। रोकना चाहूंगा धनंजय जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये अन्नपूर्णा देवी गई, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से हैं, बिहार झारखंड से, बीजेपी की ओबीसी की का बड़ा चेहरा है ये, और दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ले रही हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में अन्नपूर्णा देवी। और कुछ जोड़ना चाह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी मुझे। जी राजीव जी, शपथ से अलग एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू में एक श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादियों ने हमला किया है। 10 श्रद्धालु उसमें मारे जा चुके हैं। ये बड़ी खबर है, इसको थोड़ा सा और चेक करके हम अपने दर्शकों के लिए अपडेट करेंगे। आज के दिन जबकि इस तरफ सरकार शपथ ले रही है और जम्मू में इस तरह का बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। जी 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 बिल्कुल। ये शिवखोरी गुफा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे श्रद्धालु और बस पर आतंकी हमला हो गया है। 10 लोगों की जान जा चुकी है, बताया जा रहा है बस पर हमला। और ये जम्मू कश्मीर के और ये सबसे बड़ी चीज है कि रिहायशी इलाके में ये हमला हुआ है। और आज एक तरफ जहां दिल्ली में जमावड़ा है, उधर हमला हो रहा है। क्या मायने इसके हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक दुखद घटना है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये देखिए कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आज यहाँ दिल्ली में हैं, वो शपथ ग्रहण समारोह में हैं। और उधर जम्मू कश्मीर में ये घटना घटी है। जम्मू के रियासी जिले के शिवखोड़ी तीर्थ स्थल पर तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी की है। और उसमें हालांकि पुलिस की टीम पहुंची है, लेकिन 10 लोगों की जान जाने की खबर बताई जा रही है, जैसा आप बता रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। और ये घटना, और लेकिन इस बीच ये जो घटनाक्रम है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जो कुछ इधर चल रहा है, दिल्ली में जो चल रहा है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जी धनंजय जी, आपके माइक से आवाज थोड़ी सी वो हो रही है, टूट रही है, लेकिन फिर भी अपनी बात प्लीज रखिए, आगे बढ़ाइए। जी, तो मैं कह रहा था कि अभी आवाज ठीक आ रही है? जी अभी ठीक है। तो मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो टूट करके गए हैं, बड़ा धड़ा 40 विधायकों का ग्रुप टूट के गया था शरद पवार जी की पार्टी से। कोई ताज्जुब नहीं कि वो लौट करके आए उसमें से काफी विधायक। इसमें अभी जो है ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद कल परसों में ये न्यूज हम लोग को ये बोलने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो ये तो शुरुआत हो गई है। और अब बात रही बिहार की। फिर मैं बिहार अगर आऊं तो बिहार में देने के लिए क्या है? गिरिराज सिंह वहां से मंत्री बनाए गए, वहां से चिराग पासवान है, वहां से मांझी जी है, और वहां से एक आध नेता अभी और आएंगे बिहार से मुझे लगता है। लेकिन जेडीयू को क्या मिला? फाइनली बात आती है जेडीयू को क्या मिला। जेडीयू को तो कुछ नहीं मिला। राजीव रंजन सिंह को कौन सा पद दे देंगे? न वित्त मंत्रालय देने वाले हैं, न रेलवे देने वाले हैं। हो सकता है ग्रामीण विकास देते, हमें लगता है, लेकिन ग्रामीण विकास भी नहीं देंगे। अब क्या देंगे ये देखने वाले। लेकिन महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिलने जा रहा है। महत्वपूर्ण मंत्रालय सारे उनके पास है। इसलिए नींव जो है, जो कह रहे थे बीज, राकेश भाई की बीज जो है डल गया है। तो बीज मुझे लगता है वो मोदी जी ने अपना बीज डाला है, और उसमें इस बार थोड़ा सा आग लगा हुआ है। और वो मुझे लगता है कि पौधा बड़ा होने वाला नहीं है, बीच में किसी दिन लप जाएगा, यानी टेढ़ा हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। हरदीप सिंह पुरी को आप देख रहे थे, वो शपथ लेकर के गए हैं। 2 बार के मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा से ही हैं अभी भी। और तीसरा टर्म इनको मिल रहा है कैबिनेट में। और शहरी विकास मंत्री रहे हैं दोनों बार ये जब कैबिनेट में रहे। और इस बार फिर से वो मंत्री, ये मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं। मनसुख भाई मांडविया बहुत गुजरात के बीजेपी के ये भी राज्यसभा सांसद हैं। और इनकी भी चर्चा खूब हुई। और अब शायद लोकसभा से आ गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोरबंदर इन्होंने जीता है इसलिए क्योंकि इनके खिलाफ पूरा का पूरा जो ठाकुर लॉबी, जो क्षत्रिय लॉबी थी, वो पूरी की पूरी इनका बयान काफ़ी चर्चा में था उस समय जब ये लोकसभा चुनाव चल रहा था गुजरात में। आप लोगों को याद होगा। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। जी धनंजय जी, वो पुरुषोत्तम रूपाला थे, ठाकुर वाला जो प्रकरण था, पुरुषोत्तम रूपाला, मैं भी ये स्वास्थ्य मंत्री हो रहा था। पुरुषोत्तम रूपाला ये स्वास्थ्य मंत्री, ये मांडविया जी हैं, और ये पोरबंदर से जीत के आए हैं, और वो राजकोट से थे। जी पुरुषोत्तम रूपाला उनका नाम है। हम लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन गुजराती में पुरुषोत्तम है वो। तो पुरुषोत्तम रूपाला और काफी चर्चित व्यक्ति रहे इस चुनाव में। अगर सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई रहा
तो फिर वो वही रहे, और खासकर गुजरात में। और उनके खिलाफ क्षत्रिय लॉबी, पूरी की पूरी लॉबी ना कहें, सही वर्ड नहीं है, लेकिन क्षत्रिय समाज जो है वो काफ़ी क्रोधित रहा। और लेकिन फिर भी गुजरात है, जीत के आए हैं रपाला परसोत्तम जी भी, और ये मनसुख मांडविया जी हैं, ये आप देख रहे हैं। और लगातार ये 2012 से कैबिनेट में रहे हैं, और 2012 उसके बाद फिर 14 में आकर के यहाँ कैबिनेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी। जी राजीव जी, देखिए आप जी मेरी आवाज? हाँ हाँ आ रही है जी, आ रही है। झटके खा रहे हैं। जी जी, ये बताइए कि ये सरकार कितने झटके खाएगी? राजीव सरकार तो झटके लगातार खा रही है, झटके खा रही है। आप देखिए राजीव सिंह जो है वो जाकर के पीछे बैठ गए, तो ये झटका ही है। जी अमलेंदु जी, तो झटके तो बहुत सरकार। अमलेंदु जी के साथ एक खूबसूरती ये है कि ये वो करके दिखाते हैं कि क्या होने जा रहा है। पंडित जी हैं तो करते हैं, तो ये करके दिखाते हैं, मतलब कि आगे सरकार में क्या होने जा रहा है ये खुद करके दिखा रहे हैं। झटके ये खुद भी खा रहे हैं, और कैसे झटके के साथ स्टीयरिंग पे जो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं वो झटके देंगे इस देश को, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप कुछ भी रहें, दूसरे को झटका देते हैं। अगर गाड़ी पे आप सवार हैं तो आपको भी झटका लगना ही है। नरेंद्र मोदी को कितना झटका लगेगा ये देखना होगा। अमलेंदु जी। जी जी राजीव जी, नरेंद्र मोदी को लगातार झटके लग रहे हैं राजीव जी। देखिए मुहूर्त निकल गया, सबसे बड़ा झटका तो यही है। अब मुहूर्त निकल गया तो झटके तो अब लगना शुरू होंगे। अब देखिए, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कितने मंत्री बनते हैं, क्या होता है, कैसे बंटवारा होता है, उसके बाद फिर क्या क्या होता है। नीतीश कुमार ने झटका दिया है कि भाई बिहार का सब काम हो ही जाएगा, तो बिहार के कौन कौन से काम होते हैं इसको देखना होगा। इसके बाद राजीव जी असली बात जो है वो ये है कि ये सरकार रोज जो है वो बहुत तगड़े विपक्ष का सामना करेगी, और चूंकि बिल्कुल बराबर का मामला है तो नरेंद्र मोदी को रोज नए नए चीजों का मुकाबला करना होगा। और संसद का जो पहला सत्र होगा, पहला दिन होगा, उसी दिन दो बड़े मुद्दे जो है वो संसद में उठेंगे, और जिसपे नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की मांग शुरू हो जाएगी और जांच की मांग शुरू हो जाएगी। एक तो वो शेयर घोटाला आ ही गया है, उसको राहुल गांधी ने कर ही दिया है। दूसरा जो नीट का घोटाला है वो भी सामने आ गया राजीव जी, और सरकार बनते ही नीट का घोटाला सामने आया है। तो ये दोनों मुद्दे जो है इस पर नरेंद्र मोदी की सरकार पहले ही दिन घिरती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी विश्वास मत इनको हासिल करना है, क्योंकि सरकार की बुनियाद अविश्वास पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी को विश्वास नहीं है, चंद्रबाबू नायडू को नरेंद्र मोदी को विश्वास नहीं है, नारा लोकेश कह रहे हैं पेगासस की जांच कराओ, उनकी पेगासस है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये अविश्वास जो बड़ा है राजीव जी, ये कोई भी विश्वास मत जो है वो इस अविश्वास को मिटा नहीं सकता है। अविश्वास ही सरकार को लेकर के भी है। जी जी बिल्कुल। इस बीच चिराग पासवान को आप देख रहे होंगे, ये क्रम चलता रहेगा। अब चिराग पासवान आ गए हैं, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर के लिए शपथ ले रहे हैं, और ये क्रम चल रहा है। इस पे हम आगे बात करते रहेंगे। कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं चिराग पासवान भी, कैबिनेट में चिराग पासवान को भी जगह दी जा रही है। और हाजीपुर से ये जीते हैं एलजेपी रामविलास, जो इनकी पार्टी है। चाचा भतीजे के बीच में जो अनबन थी दोनों के बीच में, दो फाड़ में, और उसमें कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है उसका बड़ा योगदान था। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी के हनुमान जो हैं आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। चलिए एक एक कमेंट जल्दी जल्दी लेकर इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर ले चलते हैं। जल्दी से डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले डॉक्टर साहब जरा अब ये बताइए कि यहां से अब ये चलता रहेगा ये क्रम, अब हो सकता है बीच में एक आध और जो लोग नाराज होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी, कैबिनेट में और कुछ होगा, सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन यहां से तस्वीर क्या बन रही है, यहां से आप क्या देखते हैं? जो 6 महीने साल भर की बात की जा रही थी, आपको कितने दिन की सरकार दिखाई दे रही है? 5 साल चलेगी? अब 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा 5 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। 2 बयान पढ़कर सुनाता हूं मैं सिर्फ, उससे आप समझ सकते हैं हमारे भारत की राजनीति कितनी सिद्धांतहीन राजनीति है। इसके नमूने पेश करता हूं। तारीख 11 फरवरी 2019, यानी पिछली बार के लोकसभा चुनाव से पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार चंद्रबाबू नायडू के बारे में सुन लीजिए। मैं हैरान हूं आखिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हो क्या गया है। वो बार बार याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर हैं। इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर हैं दल बदलने में, आप सीनियर हैं
अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। एक और बयान सुनाते हैं। तारीख है 3 अप्रैल 2019, आंध्र प्रदेश में एक रैली में चंद्रबाबू नायडू का बयान, शब्दशः जैसा उन्होंने कहा था वो सुना रहा हूं। नरेंद्र मोदी हार्डकोर आतंकवादी हैं। तो फिर से सुन ले हमारे दर्शक, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं 3 अप्रैल 2019 को, नरेंद्र मोदी हार्डकोर आतंकवादी हैं। मैं पहला आदमी था जिसने 2002 के गुजरात दंगों के बाद उनका इस्तीफा मांगा था। ज्यादातर देशों ने उन पर बैन लगा दिया था। अब पीएम बनने के बाद वो फिर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। ये कोट अनकोट दोनों महापुरुषों के बयान हमने आपको सुनवा दिए और ये कोई 150 साल पुराने बयान नहीं है। नीतीश कुमार और मोदी और अमित शाह के भी आपस में एक दूसरे के लिए ऐसे बयान है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जो चंद्रबाबू नायडू सिर्फ 5 साल पहले नरेंद्र मोदी को हार्डकोर आतंकवादी कह रहे हैं, तब भी वे प्रधानमंत्री ही थे, हम नहीं कह रहे हैं उन्हें आतंकवादी। वे चंद्रबाबू नायडू कितने दिन गलबहियां करके उन्हीं नरेंद्र मोदी के साथ सरकार चला पाएंगे जो घोषित रूप से अल्पसंख्यक विरोधी हैं। जिन नरेंद्र मोदी ने पूरा लोकसभा चुनाव मटन मछली मुसलमान मुस्लिम लीग मुजरा पर लड़ा हो, जो पूरा चुनाव ये कहकर लड़ रहे थे कि विपक्ष के लोग अगर सत्ता में आ गए तो सब कुछ छीन कर, आपकी भैंसिया तक छीन कर मुसलमानों को दे देंगे, उन नरेंद्र मोदी के साथ कब तक चंद्रबाबू नायडू सुर में सुर मिलाकर चल सकेंगे? ये बड़ी अग्नि परीक्षा है इन सब नेताओं की जो नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त सरकार में शामिल हो रहे हैं। चूंकि नई बहू का चेहरा बहुत सुंदर लगता है, तो अभी बहुत कुछ दिनों तक ये नई बहू के नाज नखरे सब ससुराल वाले भी उठाएंगे और बहू को भी नई नई ससुराल बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो रसोई में बर्तनों के खटकने की आवाजें, खनकने की आवाजें सुनाई देना शुरू होंगी। जी राजीव जी। जी 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 जी, खटकने खनकने की आवाज दोनों सुनाई पड़ेगी आने वाले समय में, हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे। जरा प्रोफेसर रविकांत जी, कितने दिन आखिर 5 साल? ये तो अभी अब आज से हनीमून पीरियड शुरू हुआ है सरकार का। अब देखना ही है कि कितने दिन तक ये रहता है, क्योंकि पहले दिन ही जब अजीत पवार ने, प्रफुल्ल पटेल ने सीधे तौर पर डिनाई किया कि साहब वो शामिल नहीं होंगे बगैर कैबिनेट के, तो अभी तो जयंत चौधरी से लेकर के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अनुप्रिया पटेल भी, इनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? और जब इंडिया अलायंस मजबूत हो और वो कह चुकी है कि पहले हम फील्डिंग करेंगे फिर बाद में बैटिंग करेंगे, तो अभी तो इंडिया अलायंस फील्डिंग कर रही है और बॉलिंग कर रही है। तो देखना है कि कितने ओवर में वो आउट कर पाती है, और जब वो आउट करेगी तो उसके बाद फिर उनका नंबर आएगा। तो ये चल रहा है, और जहां दो आप रनर लेकर के चल रहे हो, एक नीतीश बाबू एक चंद्रबाबू नायडू, तो वो कब कहां आपको आउट करा दें ये कोई भरोसा नहीं है। अभी तो उनको स्पीकर का पद चाहिए। अब देखिए स्पीकर कौन होता है, या आंध्र प्रदेश को, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि मोदी जी अपनी कार्यशैली के व्यक्ति, वो इतने आसानी से इन लोगों के दबाव में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कभी इस तरह की सरकार नहीं चलाई, और ये दोनों लोग ऐसे हैं जो इतनी आसानी से मोदी जी के दबाव में आने वाले नहीं, ये भी तय है। ये कोई नौसिखिया लोग नहीं है। चंद्रबाबू नायडू उनसे सीनियर व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार बिहार के लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, और ये उनकी काबिलियत है कि वो कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री बने। तो वो क्या गेम खेलेंगे अभी तो ये देखना है। तब जब उनको सीधा ऑफर है कि आप आइए और बागडोर संभालिए, ये भी ऑफर बता रहे हैं किसी त्यागी, तो क्या वजह है ऐसी कि जहां आपको नतमस्तक होना पड़ता है? कौन सी फाइल दबा रखी है नरेंद्र मोदी ने? लेकिन जैसे ही
ये हनीमून पीरियड खत्म होगा, उसके बाद ही ये सरकार चली जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मोदी जी की आदत है कि हर मंत्रालय में उन्हें अपना आदमी बिठाना है, सारे मंत्रालयों के फैसले पीएमओ से होंगे। तो जब ये होगा तो कौन बर्दाश्त करेगा? इसलिए वो संभावना नहीं है। इस बार आराम से और आसानी से ये सरकार चलने वाली नहीं है, बल्कि बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि इस सरकार को लेकर के आपसी खींचतान होनी है और वो तय करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि यह लोकसभा वाला जाए, इस बीच में आपको कई राज्य भी जाते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि महाराष्ट्र भी चला जाए, वहां पे भी उठापटक है। उत्तर प्रदेश में कहीं छुआ तो उत्तर प्रदेश भी हाथ से चला जाएगा, क्योंकि यहां योगी जी ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो अभी देखना यह है कि ये सिर्फ इतना भर है कि और इसका व्यापक रूप होगा। और आने वाले साल में 2025 में कई और राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या स्थिति बनेगी? तो ये 6 महीने रहेंगे कि साल भर रहेंगे, और कितने समय में ये सरकार गिरेगी, ये बस निर्भर करेगा कि कल परसों से क्या आपको सूचना मिलती है, मंत्रालय कौन से होते हैं, लोकसभा का स्पीकर कौन बनता है, उसी से आप अंदाजा लगा पाएंगे। आज ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगले 24 घंटे 48 घंटे के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि ये सरकार कितने दिन चलेगी। जी जी, 24-48 घंटे में पता चल जाएगा कि ये सरकार कितने दिन चलेगी और पोर्टफोलियो बटेगा, और उसके बाद से ये बातें और भी क्लियर होने लगेंगी। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए? देखिए, पोर्टफोलियो तो कैसे बटेंगे मैंने बता ही दिया, और उसका जो सीक्रेट फार्मूला है वो बता दिया। लेकिन कुल मिला के ये राजीव जी की इतना मुश्किल काम है ये गठबंधन को चलाना, और हमारी निगाहें अभी एक बात पे टिकी रहेंगी, गठबंधन के इस मंत्रालय के बाहर स्पीकर किसको बनाते हैं। मुझे अभी जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो मुझे ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ दिखाई दे रहे थे। भारत के इतिहास में इतना खराब संचालन लोकसभा और राज्यसभा का नहीं हुआ जैसा इन दोनों के कार्यकाल में हुआ। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल तो अभी बचा हुआ है। तो लोकसभा का स्पीकर कौन बनता है, और वो क्या बीजेपी का होता है या टीडीपी का होता है, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि सरकार कितना चल पाएगी। अगर टीडीपी का होता है तो आप ये समझिए कि सरकार का जीवन थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि स्पीकर उनका होगा तो तोड़फोड़ नहीं हो पाएगी। और स्पीकर अगर बीजेपी ने अपना बनाया तो तोड़फोड़ की गुंजाइश बनी रहेगी, और ये मोदी और अमित शाह अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। मतलब वो तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे, और जब ये कोशिश करेंगे तो फिर सरकार की स्थिरता पे सवाल खड़े होंगे। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है स्पीकर कौन बनेगा, और क्या टीडीपी अपना स्पीकर बना पाएगी, क्योंकि टीडीपी का स्पीकर ही इस सरकार के लंबी अवधि की गारंटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, आप कैसे देखते हैं, कितने दिन? कितने दिन? अभी पहला सत्र होने दीजिए शुरू। पहला सत्र होगा, उसमें बजट पास होगा और क्या क्या होगा उसके बाद समझ में आएगा। जो कि किसको कितना मिला उस पर तय होगा। तो बाकी जो बोल रहे हैं प्रशांत भाई लोकसभा अध्यक्ष, वो तो अपनी जगह है, वो अभी दूर है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इन दोनों प्रदेशों को देते क्या है, और देते हैं अगर नहीं देते हैं उनकी चॉइस के अनुसार, क्योंकि मंत्रिमंडल मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से ही बनाई है। तो अब उनके हिस्से क्या आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है उसी पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, अगर निगोशिएशन में प्रॉब्लम हुई तो नीतीश कुमार, देखिए यहाँ से अजित पवार तो छिटक जाएंगे, अभी शरद पवार के पास चले जाएंगे, वो नहीं जाएंगे तो उनके बाकी साथी चले जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार तय मानिए विधानसभा चुनाव उनके साथ नहीं लड़ने वाले, वो लड़ेंगे तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा कंफर्टेबल तेजस्वी के साथ है।
तो ये मुझे लग रहा है कि वर्षाकालीन सत्र होता है ना, तो वर्षाकालीन सत्र या अभी तुरंत बुलाएंगे सत्र, उसमें पता चल जाएगा क्या क्या कैसे कैसे बंटवारा होगा, पैसों का क्या बंटवारा हुआ, इस पे समझ में आता है, तभी मुझे लगता है कि कुछ क्लियर होगा। बाकी बहुत लंबा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। जी जी जी, अभी इनको फ्लोर टेस्ट भी में भी जाना होगा, फ्लोर टेस्ट, उसके अलावा जो बजट है उसको भी लेना होगा, क्योंकि अनुपूरक बजट आया था, पहले जो था वो बजट, अभी पूर्ण बजट लेके आना होगा। और मानसून सत्र भी होगा, अभी मानसून सत्र से पहले ये स्पेशल सेशन होगा, उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद विंटर सेशन होगा, फिर आगे वो बढ़ेगा फिर बजट सेशन की तरफ। तो अभी लगातार अलग अलग सत्र से गुजरना होगा इस सरकार को। और जब आप बता रहे हैं धनंजय जी, उसके साथ ही कहीं ना कहीं हर पग पे, क्योंकि अब विपक्ष बहुत मजबूत है, युवा शक्ति है, और राहुल गांधी शायद लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और अगर राहुल गांधी, गौरव गोगोई और तमाम ऐसे नेता वहां होंगे जो बहुत ही मजबूती के साथ, दमदारी के साथ, इतना ही नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव होंगे, आप देखिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं को देखिए, और ये सब, और अब मजबूती होगी। समाजवादी पार्टी के 37 हैं, कांग्रेस पार्टी से आप देखिए 99 हैं, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथी जो निर्दलीय वो साथ देते हुए 101 पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। पप्पू यादव भी कांग्रेस पार्टी वाले ही हैं, ये मान के चलिए, तो 100 है। और एक सांगली से आ गए, महाराष्ट्र से 2 और आने वाले हैं। तो ये सब अब नरेंद्र मोदी के लिए एक अकेला सब पर भारी जो सीना ठोकते थे वो नजर नहीं आता है। क्लोजिंग जल्दी से चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, और इस बीच जयंत चौधरी शपथ ले रहे हैं, ले चुके जयंत चौधरी, आरएलडी से ले चुके जयंत चौधरी, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप, जयंत चौधरी ये वही हैं जो कह रहे थे चवन्नी हूं थोड़ी की इधर से उधर उछल के जाऊंगा। चलिए चवन्नी अठन्नी की बात न करें, आज उनके लिए बेहतर दिन है, मंत्री बन रहे हैं, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये जो है उनके पास राज्य मंत्री। जितिन प्रसाद को देखिए, ये भी राज्य मंत्री वाले हैं। अमलेंदु जी क्लोजिंग। अब देखिए, अब जयंत चौधरी जो है वो प्रफुल्ल पटेल जैसा भी जो है वो दम नहीं दिखा पाए कि मैं राज्य मंत्री नहीं बनूंगा। बहरहाल राज्य मंत्री बन गए हैं, 2 सांसद वाले जो है वो राज्य मंत्री बन रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मतलब क्योंकि अब तो 3 है, वो भाई खुद तो राज्यसभा में है, तो 3 सांसद वाले राज्य मंत्री बन रहे हैं। बहरहाल चवन्नी की हैसियत से ज्यादा मिल गया है, इसमें कोई शक नहीं कर सकता। कुल मिला के राजीव जी, अब इस सरकार का जो कहा जाए एक तरीके से वो उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है अभी से, इसको ऐसे समझा जा सकता है। और शुभकामनाएं हैं कि लंबे समय तक काम करें नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके की समीकरण है और जिस तरीके की उनकी कार्यप्रणाली है, जिस तरीके के उनके सहयोगी दल है, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं आकर के उनमें टकराव पैदा होगा, और ये सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, इसको दूसरा कोई नहीं गिराएगा राजीव जी, इसको मोदी जी खुद गिराएंगे या अमित शाह गिराएंगे, या फिर जो है मतलब जो इनके जो अंदर से चीजें होंगी उसमें ये सरकार गिरेगी। कुल मिला के मुझको ऐसा लगता है। जी, तो ये तस्वीरें आती रहेंगी, सरकार बनेगी और गिरेगी, ये भी तय मानिए। और साथ साथ 5 साल, जैसे प्रशांत जी कह रहे थे कि 5 साल में इस जो ये जो कार्यकाल है 2024 से 2029 वाला, इस कार्यकाल में ये देश एक नहीं बल्कि 2 प्रधानमंत्री देखेगा। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का, डॉक्टर राकेश पाठक जी, धनंजय कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सब जो बने हुए हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल के ओथ सेरेमनी चल रही है, इसमें अब आगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हो गया, राज्य मंत्री का जो है वो चल रहा है,